गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 7, Cash Book and its types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book के बारे में डिस्कस किया था. The format आप already देख रहे हो simple cash book का. Now today we will be discussing about two columnar cash book. कैश बुक. उसमें पहला है कैश एंड डिस्काउंट, वो डिस्कस करते हैं. कैश एंड डिस्काउंट तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, आई विल जस्ट रिपीट आउट फ्यू थिंग्स. वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, LF. यहाँ पे अब जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. अरे सॉरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई. एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड. डिस्काउंट. यहाँ पे रूल्स में वही सेम रूल. डेबिट में पैसा आया, क्रेडिट में पैसा गया, रूल तो वही सेम. बट यहाँ पे कॉलम दो हो गए. एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो कौन सा वाला डिस्काउंट? दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो आपको कंपल्सरी माइनस करना ही है. उसके बाद आपको चेक करना है whether कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और नॉट. वो आपको चेक कर लेना है. कैश डिस्काउंट का अमाउंट दिया तो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करना है. दिस सब में ऑल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस. सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्काउंट का जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे. सेल्स किया हो तो पैसा मिला. ओके, पैसा मिला. डिस्काउंट दिया हो, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मुकेश एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. 10,000 का मैंने गुड्स बेचा है मुकेश को. 10% वेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. तो 9,000 पे 10%. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज डेट 2 था, टू सेल्स अकाउंट 8100 कैश मिला और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट.
और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. ओके, सपोज नेक्स्ट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 from Ramesh at 10% weight discount and 10% का discount, paid full amount immediately by cash. Purchase क्या मैंने 3 तारीख को by purchase account 20,000 का गुड्स परचेज किया, 10% डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 आया, उस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 1800 का डिस्काउंट, 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा. ठीक है, तो इंश्योर कंसेप्ट तो वही है, पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड. ठीक है, इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं, पेड ₹1,000 to Mr. Parth, settling the account of ₹1,010. मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया. तो डेट लिखा बाय पार्थ, डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है, कितना पे किया, 1,000 रुपए पे किए, 10 रुपए का अलाउंस डिस्काउंट वैकेंसी. तो ये भी डिस्काउंट वाला में आपको लिखना है. ठीक है, बैलेंस करने की बात है, जैसे हमने पहले सीखा था बैलेंस करना, हमें कैश को बैलेंस करना है, हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है. डेबिट साइड ज्यादा हो, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, क्रेडिट माइनस क्या, लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट डाउन, बैलेंस यहाँ लिख दिया. डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, ध्यान रहे. जैसा है टोटल वैसा का वैसा नीचे लिख दो. ये 900 है तो 900 बाई 110 तो बाई 110. आई होप सो क्लियर है. ठीक है, सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट, नंबर 2 है बैंक एंड डिस्काउंट. तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक, जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक. मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है, ठीक है, चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे के सारे, या चेक से मिला होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, तो आप बैंक कॉलम में स्मॉल लिखोगे, बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे. ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक. 2 कॉलम मेथड, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक. अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है. चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक कोड, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक में अमाउंट लिखोगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का तो यहाँ पे, बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे लिखोगे. अगर बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाई चांस आपको देखे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट किया तो भाई अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, जो भी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट देके रखी है. कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको देके रखी है. अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, परचेज किया होता है कुछ तो मतलब पेमेंट किया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय परचेज, लेकिन पेमेंट कैसे किया वो चेक करना, कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है. तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का. ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया. सेम वे कैश और चेक से पेमेंट मिलता है तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है. ठीक है, एक चीज है डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड, ध्यान में कैश डिपोजिट किया, मैंने बैंक में किया कैश डिपोजिट, डिपोजिटेड ₹15,000 इन द बैंक, मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए, तो बैंक को पैसा मिला, रिसिप्ट ना बैंक के लिए, बैंक को पैसा मिला. कितना पैसा मिला बैंक को, 15,000 मिला. अमाउंट लिख देता हूँ 15,000. मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पे डेट सपोज की 5 है, तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया, बैंक को पैसा मिला. LF कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती है उसको बोलते कॉन्ट्रा. मेरे पास से कैश गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे थी बाय बैंक अकाउंट, मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में लिखा अमाउंट, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया. ठीक है,
ये कब करना है? जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड, तब जब मैंने कैश डिपोजिट किया हो तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, ओके, एंड कैश बैलेंस विल डिक्रीज। बैंक बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहाँ से कम होता है। अमाउंट लिख दो, बाहर दूसरे का नाम लिख दो, बैंक में अमाउंट का कैश का नाम और कैश में अमाउंट का बैंक का नाम। ये क्या डिपोजिट। बात करता हूँ विड्रॉ की, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो उसकी कॉन्ट्रेंट भी पास होगी। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रेंट पास होगी, ठीक है। अब वो तब कैसे होगी? विड्रॉ, तब उसकी एंट्री पास कैसे होगी? तब मुझे कैश मिला होगा, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा मुझे मिला होगा। सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला, यहाँ पे लिखते डेट 7 सपोज तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 3000 कैश मिला, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पस तो मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस रेंट पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग, सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग, ठीक है। बैंक बैलेंस कम हो गया, यहाँ पे तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। बिजनेस पर्पस से पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही जो तरफ इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। कैश डिपोजिट किया होगा तो दो तरफ इफेक्ट आएगी, कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। दूसरी बात से बात हो, जैसे कि मैंने गुड सेल किया, ठीक है, मैंने डेट 15 को मैंने गुड सेल किया वर्थ रुपीज 10,000 to Mukesh, received 4,000 in cash and 6,000 by check। 6,000 का चेक मिला और 4,000 कैश में मिला, तो सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है, सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है, ठीक है। पैसा मिल गया, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया, लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक मतलब बैंक में गया नहीं, चेक मिला है जरूर, बैंक में गया नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं। वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 6 लिख दिया, खत्म हो गया। द चेक इज डिपोजिटेड विद द बैंक लिखा मतलब बैंक में भी अमाउंट डाल दिया, बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे, उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, जो पहले चेक मिला था इस डेट पे वो मैंने अब किया डिपोजिट, वो मैंने अब किया डिपोजिट, तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4,000 कैश मिला था, 6,000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है, तब चेक करके बैंक में डालना है। कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड इज डिपोजिटेड इन द बैंक, ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी। ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है, कुछ दिनों के बाद लिखा है, तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है। फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपोजिट, तो आप उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दो, बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था, तो कैश किया मैंने बैंक में डिपोजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपोजिट, ठीक है। उसी दिन चेक मिला और डिपोजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में होना है। उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपोजिट, तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो, उसके बाद में दिया है कि नहीं, ठीक है। अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये वो जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपोजिट, तब कॉन्फिडेंटली पास करो, पहले कैश मान लो अब उसी कॉन्ट्रा पास करो। ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ठीक है, पहले भी नहीं दिया है बाद में भी नहीं दिया है। तो पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया था उसी दिन उसको चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है,
मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वंस एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या है और कैसा है। बाकी कंसेप्ट वही सेम है, पैसा यहाँ से मिलता है, पैसा यहाँ से जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पे 3 कॉलम, इसके बाद है मेरा पे 3 कॉलम, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम। एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा वो ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। 3 कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, बस 3 कॉलम बनते हैं, साथ में डिस्काउंट, कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स, टेक्स्ट बुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे A to Z एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना। फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सिंपल कॉलम का टेक्स्ट बुक मैंने बता ही दिया है, 2 कॉलम में बता दिया। 3 कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, कैश और बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ये 2 कॉलम में था, 3 कॉलम में। ओके, so watch the video till the end and solve the sums along with me. Till the time, stay home, stay safe and have a nice day. Chapter number 7, Cash Book, question number 15. In the previous lecture, I have requested you कि आप question number 15 and 16 try करें, and I hope so that कि आप सभी ने try किया होगा. So now I'll be helping you out in solving the sum properly. Check if you have solved, then just check it with me. Question number 15. From the following transactions, prepare 3 columnar cash book of Mansi, 2015 September 1. Cash balance 10,000, bank overdraft 5,000. Debit side to balance brought down, cash column 10,000, and credit side by balance brought down, bank column 5,000. Date 2nd. Goods rupees 5,000 purchased for cash from Keval at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। परचेज किया मैंने केवल के पास से। ओके, अब यहाँ पे ये तो क्लेरिफाई किया नहीं है फॉर कैश, यस। तो पेमेंट साइड बाय परचेज अकाउंट 5,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 500, तो 4,500 का 2% कैश डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज़। तो डिस्काउंट कॉलम में 90 रुपीज़ एंड 4410 कैश कॉलम के अंदर। Date number 6. Rupees 800 is received through NEFT and rupees 900 cash received from Jyoti in full settlement of account of 10,000. Debit side to Jyoti account 8,000 बैंक कॉलम में, 1900 कैश कॉलम में एंड 100 डिस्काउंट कॉलम के अंदर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है ये मेरा। ओके, डेट 10. Salary of rupees 500 paid to Vinod through NEFT and 100 paid for rent by cash and bank debited bank charges rupees 3. Okay, payment side पे by salary account, bank column में 500, by rent account, cash column में 100, by NEFT charges, bank column में rupees 3. Date 15. Goods rupees 3,000 sold to Kashmira Bain for cash. Goods बेचा मैंने cash में. So debit side में to sales account, cash column में 3,000. Date 20. Rupees 500 withdrawn for office expense and rupees 350 withdrawn for personal use from the bank. Okay, ऑफिस पर्पस के लिए मैंने विड्रॉ किया तो मुझे कॉन्ट्रा की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट LF में C, कैश में अमाउंट 500 और क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट LF में C, बैंक कॉलम में 500 और जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया उसके लिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट बैंक कॉलम में 350. Date 25. Machine of rupees 3,000 purchased and machine installation wages rupees 250 paid. Payment side by machine account एक साथ में आप लिख सकते हो 3250 बिकॉज वो मशीन का ही खर्चा है पूरा. ओके, एंड 830. आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड रुपीज़ 1,000 द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक. इट मीन्स आपका कैश कॉलम साइड ज़्यादा होगा, है ना. डेबिट साइड कैश का कॉलम डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा. तो डेट 30 की एंट्री पेमेंट साइड पे 2 लाइन छोड़ के लिख देना.
बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश कॉलम में 1000, डिस्काउंट डेबिट साइड प्लस करोगे तो 100, क्रेडिट में प्लस करोगे तो 90, इसको तो बैलेंस करना नहीं होता। कैश को आप प्लस करें, डेबिट साइड आएगा 15,400, वही सेम आप क्रेडिट में लिखोगे 15,400। इसमें से आप सारे फिगर्स माइनस कर दोगे, इंक्लूडिंग द बैलेंस कैरिड डाउन 1000 माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 6640। तो लिख दोगे, जो 2 लाइन छोड़ी उसमें लिखोगे डेट 30 बाय बैंक अकाउंट LF में C, कैश कॉलम में 6640। ये कॉन्ट्रा पास करनी है। सेकेंड डिफेक्ट डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट LF में C, बैंक में 6640। उसके बाद आप बैंक कॉलम को प्लस करोगे, वन सेकेंड बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड विल बी मोर, टोटल विल बी 14,640। उसमें से आप क्रेडिट के फिगर्स माइनस करोगे तो यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 8287। तो जहाँ पे कैश कॉलम में 1000 लिखा है उसके बाजू में लिख दो बैंक कॉलम में 8287, 8287। दोनों बैलेंस नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर 1 ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड पर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 1000 एंड बैंक कॉलम में 8287। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई होप सो यस, दैट्स क्वेश्चन नंबर 16। Record the following transactions in the 2 columnar cash book of C. Bhupendra for April 2016। आई होप सो आपने ये सम भी सॉल्व किया होगा। 2 columnar कैश और बैंक कॉलम मुझे ड्रॉ यहाँ पे करना है, जो दोनों का बैलेंस आपको दे के रखा हुआ है। ओके, ओपनिंग कैश बैलेंस 55,000 एंड बैंक बैलेंस 5,50,000। तो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम 55,000 एंड बैंक कॉलम 5,50,000। Date 3, rupees 5,500 is given in donation, payment side by donation account, cash column 5,500. Again date 3, rupees 49,500 paid to Mahesh through NEFT for his receivables, NEFT charges rupees 5, bank debited the amount, payment side by Mahesh account, bank column 49,500, same payment side by NEFT charges, bank column rupees 5. Date 5, Darshan paid rupees 66,000 through NEFT towards his debt, bank credited the amount, Darshan paid NEFT charges rupees 5। उसका तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो उसने पे किया है। डेबिट साइड पे टू दर्शन अकाउंट, बैंक कॉलम 66,000। ठीक है, ये जो 5 रुपीज़ का पेमेंट है वो उसका खुद का पेमेंट है, वो मेरे लिए नहीं आएगा। मुझे तो 60,000 मिला, उसने पे किया तो उसके अकाउंट में से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके कैश बुक में क्रेडिट होगा कि उसके लिए एक चार्जेस है। मेरे अकाउंट में तो 66,000 आया है, मुझे उससे मतलब है। ठीक है, जो NEFT करवाता है उसमें से चार्जेस कटते हैं। मेरे अकाउंट में ना मुझे NEFT के चार्जेस उसके अकाउंट से कटे हैं, वो मुझे मिलेंगे नहीं, ये सिर्फ बैंक के चार्जेस है। ओके, तो आई गेट जस्ट 66,000। डेट 6, रेंट ऑफ रुपीज़ 14,300 इज पेड बाय कैश, पेमेंट साइड बाय रेंट अकाउंट, कैश कॉलम 14,300। Then next, बैंक credited rupees 22,000 for commission, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मुझे पैसा मिला। डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट, बैंक कॉलम में 22,000। डेट 10, कैश परचेज 2,75,000, अमाउंट पेड थ्रू RTGS चार्जेस रुपीज़ 30, पेमेंट साइड बाय परचेज अकाउंट, बैंक कॉलम 2,75,000, वहीं पे बाय RTGS चार्जेस, बैंक कॉलम रुपीज़ 30। डेट 12, कैश सेल्स रुपीज़ 3,85,000, अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू RTGS, डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट और बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 3,85,000। डेट 13, रुपीज़ 22,000 पेड टू कल्पना टूवर्ड्स हर रिसीवेबल्स थ्रू NEFT and NEFT charges is rupees 5 paid to Kalpana, payment side by Kalpana account, bank column 22,000, by NEFT charges, bank column rupees 5. Date 20, cash sales 44,000, debit side to sales account, cash column में 44,000. Date 24, cash purchase rupees 27,500, payment side by purchase account, cash column 27,500. Date 25, rupees 49,500 sent for daughter's medical college fees through NEFT and debited the amount including rupees 5 for NEFT charges. Payment side पर by drawings account 49,500 बैंक कॉलम में, by NEFT charges rupees 5 बैंक कॉलम के अंदर.
And last transaction of this particular chapter, bank credited rupees 33,000 for dividend and life insurance premium paid rupees 11,000 through NEFT. बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मुझे पैसा मिला, तो डेबिट साइड पे तो डिविडेंड अकाउंट बैंक कॉलम में 33,000 और क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट बैंक कॉलम में 11,000. टोटल करेंगे कैश का, डेबिट साइड विल बी 99,000, ज़्यादा है, सेम लिखोगे क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट के फिगर्स आप माइनस करेंगे, यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 51,700. टू डेट 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, कैश कॉलम 51,700. सेम वे बैंक का प्लस करोगे, बैंक ऑल्सो डेबिट साइड विल बी मोर 10,56,000. सेम क्रेडिट में लिख दोगे 10,56,000. ओके, एंड आफ्टर दैट बैंक का बैलेंस फाइंड करोगे, यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 6,48,955, 648,955. ओके, ये दोनों बैलेंस आप ट्रांसफर कर देंगे May 1st डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,700 कैश कॉलम में एंड 6,48,955 बैंक कॉलम के अंदर. सो विद दिस आई कंप्लीट द चैप्टर. ओके, इलस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग आप एक बार गो थ्रू यहाँ पे कर लेंगे. इफ़ यू फील एनी डाउट डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो, व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो मुझे यहाँ पे. आई विल हेल्प यू आउट in solving the transactions. Okay, in the very next lecture we'll dealing with the next chapter, that is journal proper. तो I request you all कि journal proper के कुछ पेज आगे के कुछ पेज है वो थोड़ा सा पढ़ के रखें. Okay, till the time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Take care. Thank you.